क्वाड्रेटिक फार्मूला सारा टाइम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इट्स अ बिट लेंथी। अगर फैक्टराइजिंग आसान है तो फिर उससे कर लेना चाहिए। तो आगे विल डू सम एग्जांपल्स ऑफ इट। अच्छा, ये 3 सवाल हैं यहाँ पे। जस्ट इरेज दिस, राइट। अच्छा, रूट्स फाइंड करने हैं। 3 फंक्शंस हैं हमारे पास। पहले वाले को देख लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। एनी आइडियाज के इसके रूट्स क्या होंगे? मतलब वो x की वैल्यूज जिस पे y 0 हो, जिसको x इंटरसेप्ट भी कहते हैं, कैसे फाइंड करें? बस इक्वेशन ये बन जाएगी कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 यहाँ पे। हाउ वुड यू सॉल्व दैट? एनी क्लू कुछ चैट में बताना चाहेगा कि कैसे करेंगे इसको? जो किसी ने लिखा है x इज इक्वल टू -2, ठीक है, देख लेते हैं ये ठीक है या नहीं। अच्छा, यूजुअली पहला हमारा अटेम्प्ट ये होगा कि हम मिडिल टर्म ब्रेक कर लें या फैक्टराइज कर लें। तो मिडिल टर्म ब्रेकिंग में ये करते हैं कि आपने कहा कि ठीक है, आपका प्रोडक्ट 4 है और आपका सम जो है, लेट्स कॉल इट आल्सो राइट डाउन, गो। तो ये 4 हमारा प्रोडक्ट है और सम 4 होना चाहिए। सो वी आर लुकिंग फॉर 2 नंबर्स दैट मल्टीप्लाई टू गिव यू 4 एंड ऐड टू गिव यू 4। तो 2 and 2 डू द जॉब, राइट? कि अगर आप 2 को मल्टीप्लाई करो विद 2 यू गेट 4 एंड ऐड करो तो यू गेट 4 एज वेल। तो दिस कैन बी रिटन डाउन। तो मैं अगली साइड पे दिखा देता हूँ। So this is the solution for the first part. I hope आप लोगों को नजर आ रहा है स्क्रीन पे that the product is 4 and the sum is 4. तो हमने मिडिल टर्म ब्रेकिंग कर ली और वहाँ से ये एक्सप्रेशन टर्न्स इनटू समथिंग मच ईजियर। और उसके बाद x plus 2 into x plus 2 is equal to 0. That means x plus 2 has to be equal to 0. That means x has to be equal to -2. तो दूसरी चीज़ यहाँ पर आप ये नोटिस करें कि जो उसका b स्क्वायर माइनस 4ac है ना, जो हमें एक्सप्रेशन दी हुई थी, अगर उसका b स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करें, that comes out to be 0. तो when the इसको डिस्क्रिमिनेंट भी कहते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac को। तो once you find b स्क्वायर माइनस 4ac and it comes out to 0, that means कि आपके एक रियल रूट होगी, ठीक है। एंड आई होप इट्स क्लियर कि वो ए बी सी यहाँ पे क्या है। मैं एक बार बना के दिखा देता हूँ, इट्स कंफ्यूजिंग। तो जो इसका कोएफिशिएंट होता है एक्स स्क्वायर्ड का, दैट्स ए। तो यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट होगा विच वाज 4, ये 2 + 2 करके 4, दैट्स बी। और जो कांस्टेंट होता है साथ में, दैट्स कॉल्ड सी। ये आपको पहले ही पता है, तो वी नॉट गोइंग इनटू अ लॉट ऑफ डिटेल ऑफ दैट, ठीक है। अच्छा, पिछला सवाल देख लेते हैं जो करना था। Right. So now we can take a look at the second question and the third question. Second question है y is equal to x square plus 2x plus 2. इसमें क्या करें? इसमें मिडिल टर्म ब्रेकिंग इतनी इजी नहीं है। मतलब you want 2 numbers जिनका प्रोडक्ट 2 आता हो और सम भी 2 आता हो। Difficult to think of 2 integers that do that. इसका कोई आइडिया किसी को? कुछ चैट में बताएगा कि इसमें क्या करें? Any clues? किसी ने बताया है? हाँ, यहाँ पे बस फैक्टराइजेशन हमसे नहीं हो रही, जैसे आप बिल्कुल एग्जैक्टली कह रहे हैं कि क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर लें। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला जब यूज करेंगे तो क्या होगा वो देख लेते हैं। पहली वाली सोल्यूशन हमने देख ली थी, दूसरी की सोल्यूशन ये है। तो बिकॉज फैक्टराइजेशन नहीं चल रही थी तो हमने अपना वो स्टैंडर्ड काम किया। यहाँ पे वो ABC मैंने यहाँ पे लेबल भी किए हुए हैं, प्लग देम इनटू द क्वाड्रेटिक फार्मूला। लेकिन यहाँ पे मसला ये होगा कि वो जो अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac जब हम फाइंड करते हैं ना, दैट कम्स आउट टू बी -4। हमने वो लास्ट जब लेक्चर्स हमने किए भी थे उसमें देखा था कि द स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज नॉट अ रियल नंबर। वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन हम उसमें भी नहीं जा रहे, वो बाद में कभी करेंगे। अभी हमें ये बस पता है कि x के कोई रियल आंसर्स नहीं है, देयर इज नो रियल वैल्यूज ऑफ x, जिससे हमारा यहाँ पे जब प्लग इन करें तो आंसर 0 आता है। तो देयर इज नो रियल रूट्स। तो अगर b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आए तो यहाँ पे ये स्क्वायर रूट एवेलुएट नहीं हो पाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि x की फिर कोई सॉल्यूशंस नहीं होती, कोई रियल वैल्यूड सॉल्यूशंस नहीं। अब बस वो जो आखिरी हमारा एक रह गया था उसको देख लेते हैं। अच्छा, दिस वन, इसका क्या करें? तो तीसरा पार्ट है
एक्स स्क्वायर माइनस 9। इधर भी हम अगेन क्वाड्रेटिक फार्मूला तो यूज कर सकते हैं, लेकिन कोई आसान तरीका है किसी के पास ये करने का? मेकिंग फार्मूला, कौन सा फार्मूला? हाँ ठीक है, बिल्कुल जैसे वो कह रहे हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज द सेम एज एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। तो जब आपके पास डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट यू कैन राइट एज ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। उसको हम अगली स्लाइड में देख भी लेते हैं। ये एंड पे हुआ है, राइट, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9। तो यहाँ पे बस 9 को आइडेंटिफाई किया इज 3 स्क्वायर एंड दिस readily leads into that form. When you have a difference of squares, you can write it like this. और फिर 0 सेट किया बिकॉज हमें रूट्स चाहिए थी। तो अगर दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 हो रहा है, दैट मीन्स कि वन ऑफ देम हैज़ टू बी 0, या तो ये 0 है या ये 0। तो x माइनस 3 अगर 0 होता तो वहाँ से 3 आती है सोल्यूशन, और x प्लस 3 अगर 0 होता तो वहाँ से माइनस 3 सोल्यूशन आती। अब यहाँ पे नोटिस करें कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 था, तो आपके पास दो रियल रूट्स आ रही हैं। यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 था, कोई रियल रूट नहीं। यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 था, एक रियल रूट आ रही है। तो ये जो ये टर्म होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, दिस वन हियर, इसको डिस्क्रिमिनेंट इसीलिए कहते हैं। वो आपको बता देता है कि आपकी जो रूट्स आएंगी उनकी नेचर क्या होगी, एक रियल रूट होगी, कोई रियल रूट नहीं होगी, या दो रियल रूट्स होंगे। आई होप यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो आगे चलते हैं। अच्छा, अब ये वाला सवाल ट्राई करें, MCQ है, तो आप लोग चैट में आसानी से मुझे बता भी सकते हैं कि व्हाट डू यू थिंक। इधर भी फैक्टराइजेशन करनी है एसेंशियली, बिकॉज ऊपर एक एक्सप्रेशन लिखी हुई है, नीचे उसको एज अ प्रोडक्ट ऑफ थिंग्स लिखा हुआ है, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। अब फैक्टराइजेशन कैसे करें यहाँ पे? किसी को पता है क्या करें? 4 को कॉमन ले लें, यस 4 को कॉमन ले लें, फिर क्या करें? अच्छा, सब किसी को लगता है ऑप्शन बी है, कोई कह रहे हैं सी है, चलो देखते हैं कौन सा है। ठीक, तो वी स्टार्ट विद दिस। पहले यस 4 क्योंकि बाहर लिखा हुआ है इन तीनों ऑप्शंस में, सो वी सॉर्ट ऑफ एनकरेज टू टेक 4 कॉमन एंड सी कि क्या होता है। तो 4 कॉमन कर लिया, ये रह गया अंदर। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो दिस इज 2s का स्क्वायर और ये t स्क्वायर, तो फिर से हमने वो पिछले जो a माइनस बी ए प्लस बी वाली चीज यूज की थी वो यूज कर ली। तो वी लैंड एट ऑप्शन सी। ठीक है, आई होप ये भी क्लियर हो। इट्स जस्ट कि यू हैव टू कीप इन माइंड सम फैक्टराइजेशन। अच्छा, अब अभी तक हमने वो उनकी बात कर ली। अच्छा, फैक्टराइजेशन की हो गई, फैक्टराइजेशन से रिलेटेड था हमारा रूट्स वाला बिजनेस। अच्छा, अब यहाँ पे लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा फर्क है, पढ़ लेते हैं पहले इसको, देखते हैं कि कैन मुझे पहले ये मिटा लूँ मैं, तो पहले वाले मार्क्स हैं थोड़े से हैं। ओके, अच्छा, so the height y of a ball thrown at a certain angle is given as a function of horizontal distance covered x, और हमें फंक्शन पता है यहाँ पे कि जो उसकी बॉल की जो हाइट है दैट्स अ फंक्शन ऑफ द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x, और वो इस तरह का कोई फंक्शन है, और इट्स अ क्वाड्रेटिक फंक्शन व्हिच मेक्स सेंस आल्सो। मतलब जब आप बॉल को गिराते हैं, कोई बॉल को ऊपर थोड़ा सा फेंकते हैं, तो बॉल किस तरह जाती है? लाइक यहाँ पे कोई बंदा खड़ा है, वो बॉल फेंकता है, तो बॉल ऐसे करके ही जाएगी ना। दैट्स मतलब ऑन अर्थ दैट्स व्हाट वी सी, कि बॉल की ट्रैजेक्टरी थोड़ी सी एज अ पैराबोला ही होती है। लेकिन अभी हमारा काम वो नहीं कि ट्रैजेक्टरी ऐसी क्यों है, वी जस्ट नो कि ट्रैजेक्टरी ऐसी आ रही है। हमने मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है बॉल की, मतलब कि यहाँ पे इसकी हाइट क्या थी मैक्स में, और कौन से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे उसने ये हाइट अचीव की थी। तो एनी आइडियाज कि ये कैसे करें? चैट में कोई बता रहा है इसके बारे में? नहीं, इसके बारे में नहीं लिखा जी। नाम अपना चेंज करने इफ इट्स पॉसिबल टू योर ट्रैकिंग आईडी। फाइंडिंग वर्टेक्स, ठीक है, वर्टेक्स, लेकिन कैसे फाइंड करें? क्वेश्चन तो आ गई सामने, लेकिन उसका वर्टेक्स तो नहीं मुझे नजर आ रहा। x को 0 डालेंगे तो उससे क्या होगा? उससे तो हमें पता चल जाएगा कि ये, अच्छा आप x0 शायद इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि मैंने ग्राफ थोड़ा उस तरह का बनाया है। मतलब ये भी तो ऐसे भी तो हो सकता था कि वो मैक्सिमम यहाँ पे नहीं कह रहा, वो कहीं आगे जाके कह रहा है।
तो x0 तो लाजमन ठीक नहीं होगा। एच के फाइंड कर लें, रूट्स एंड देन वर्टेक्स। अच्छा, काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके आ रहे हैं, लेट्स सी व्हाट वी कैन डू। यहाँ पे ठीक है, तो टर्निंग पॉइंट फाइंड करना है पैराबोला का। एक तरीका ये होता है कि आपके पास ये एक्सप्रेशन लिखी हुई है, आप उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने क्लास में जब लेक्चर्स कर रहे थे उस वक्त देखा भी था, इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड कहते हैं। ठीक है, आप उसको यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐड सबट्रैक्ट करते हैं जिससे यू कैन मेक अ परफेक्ट स्क्वायर, और फिर जो टर्म्स वो रेजिड्यू में कुछ रह जाता है उसको आप साइड पे अलग कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे टर्निंग पॉइंट जो होता है वो बस एच के होता है। तो थोड़ी सी डिस्कशन पहले इस पे कर लेते हैं कि यहाँ पे एच के टर्निंग पॉइंट क्यों होगा। मतलब कि ये ग्राफ है, आई ड्रॉ इट अगेन, लेट्स से इस तरह का कोई ग्राफ है और लेट्स से इसकी इक्वेशन ये लिखी हुई है। यहाँ पे ये वाला मैं कह रहा हूँ कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स इस इक्वेशन को देख के ही मैं बता सकता हूँ कि बस एच के होंगे। कोई वजाहत है इस बात की कि ये क्यों ऐसे हो गया? मतलब देख के तो नहीं उसमें कोई ऐसी बात लगती कि ये मैक्सिमम से क्या ताल्लुक है उसका। तो एनी आइडियाज? अच्छा, तो ब्रीफली इसको डिस्कस कर लेते हैं। जब इस तरह का ग्राफ बनता है ना, इट्स अपसाइड डाउन, तो उसमें ए नेगेटिव होता है। इफ यू हैव अ ग्राफ दैट्स गोइंग अपसाइड डाउन, वहां पे ए नेगेटिव होगा। अच्छा, ये कोई चीज ऐड हो रही है, आपने इसको इस फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, ये चीज हमेशा पॉजिटिव होगी बिकॉज ये स्क्वायर हो रहा है। तो ये के में से कोई चीज असल में माइनस हो रही है क्योंकि बाहर नेगेटिव था, तो दिस होल थिंग इज अ नेगेटिव थिंग। तो के में से कोई चीज माइनस हो रही है। तो अगर किसी में से कोई चीज माइनस हो रही है और आपने उसको मैक्स वैल्यू पे लेके जाना है, तो आप कुछ ना माइनस अचीव। तो ये मैक्सिमम उस वक्त अचीव करेगा जब ये चीज जीरो होगी। अब ए तो जीरो है नहीं, तो ये खाली जीरो उस वक्त हो सकता है जब x इज इक्वल टू एच, और जब x h के इक्वल होगा तो ये पूरी चीज जीरो हो जाएगी और y जो है वो k आ जाएगा। दैट्स वन वे ऑफ लुकिंग एट y, द टर्निंग पॉइंट इज h के। लेकिन अब ये एक तरीका है कंप्लीटिंग द स्क्वायर, लेकिन कभी कभार एक आसान तरीका भी होता है। तो वो जैसे कुछ लोग चैट में भी कह रहे थे कि अगर हम इनके रूट्स फाइंड कर लें, क्योंकि ये पैराबोला एक ऐसा शायद है जो हम आसानी से फैक्टराइज कर सकते हैं, तो अगर हम फैक्टराइज करके ये रूट्स फाइंड कर लें, बिकॉज इट्स अ पैराबोला, इट हैज अ लाइन ऑफ सिमेट्री राइट इन द मिडल। मतलब कि उसके जो रूट्स होंगे दे आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। अगर ये डिस्टेंस लेट्स से L है, तो ये डिस्टेंस भी जो है वो L आएगा। तो इफ यू फाइंड ये वाली रूट और वी फाइंड ये वाली रूट और उन दोनों का मिड पॉइंट ढूंढ लें, उस x पॉइंट पे हमारा टर्निंग पॉइंट होगा। और एक बार हमें x पता चल जाए जिस पे टर्निंग पॉइंट है, वो इसमें प्लग इन करेंगे तो y भी आ जाएगा, जैसे कुछ लोग कह रहे थे चैट में। अच्छा, किसी ने पूछा पहले कि a इज पॉजिटिव k इज मिनिमम। जी बिल्कुल, आपकी बात ठीक है कि वही लॉजिक होगा बस, और फिर वो ग्राफ जो है उसकी शक्ल उल्टी बनेगी। ठीक है, तो पहले इसको कोशिश करते हैं कि किसी तरह इस फंक्शन के रूट्स फाइंड कर लें। कैन एनीबॉडी डू दैट? फैक्टराइजेशन करके, मिडिल टर्म ब्रेकिंग टाइप कुछ काम करके इसकी रूट्स फाइंड कर सकते हैं? चैट में बता रहा है कोई? सिक्स एक्स माइनस एक्स, ये कैसे आया? माइनस हाफ एंड 3, हाँ माइनस हाफ एंड 3 आर द रूट्स। देख लेते हैं वो करते कैसे हैं। मुझे अपनी ड्राइंग जरा साफ कर देनी चाहिए यहाँ। ठीक है, तो अच्छा प्रोडक्ट हमारा -6 है। अच्छा, जब आपके पास ये एक्स स्क्वायर के साथ कोई टर्म मल्टीप्लाई हो रही होती है ना, तो जो प्रोडक्ट हम कंसिडर करते हैं मिडिल टर्म ब्रेकिंग में, दैट्स द फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय द लास्ट टर्म, दैट मेक्स द फैक्टराइजेशन इजी। तो ये प्रोडक्ट -6 है और सम हमने कोई बीच वाली टर्म जो एक्स वाली टर्म है 5 करना है। तो दो नंबर्स ढूंढने हैं जिनका प्रोडक्ट -6 हो और सम 5। तो 6 और -1 जो है उनका सम 5 होता है, प्रोडक्ट -6 होगा।
तो वहाँ से हमारे पास हमने बस ये इक्वेशन में गए और 5 को लिख दिया एज 6x - 1x + 3, ये बाकी तो वही पार्ट है जो पहले था। फिर बस फैक्टराइजेशन की हमने, जैसे करते हैं मिडिल टर्म ब्रेकिंग में, ये दो फैक्टर्स बन गए, इक्वल टू 0 किया और हमारे पास दो रूट्स आ गए। सो टर्निंग पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होगा दैट विल बी -½ + 3 डिवाइडेड बाय 2 व्हिच इज 1.25। फिर 1.25 बस आपने यहाँ पे प्लग इन करना है हर जगह। वंस यू डू दैट यू गेट y = 6.125। तो दोनों चीजें सॉल्व हो गई। इज दैट क्लियर? ये कैसे किया और क्यों था? But we were able to do this because जो quadratic expression है that was easily factorizable, उसके आसानी से रूट्स मिल गए थे। कभी कभार ऐसा भी हो सकता था कि यू मतलब क्वाड्रेटिक ऐसा हो कि उसके कोई रूट्स हैं ही नहीं, जैसे हमने वो एग्जांपल भी देखी थी अभी पीछे, तो फिर उसमें ये तरीका करना थोड़ा मुश्किल होगा। उसमें फिर बेहतर यही है कि आप वो कंप्लीट स्क्वायर करके इस फॉर्म में इसको लिखें, जब वो आ जाए तो फिर एज के आ जाए टर्निंग पॉइंट। ठीक है, राइट। कोई कंफ्यूजन है फॉर्मूला में x की वैल्यू पुट करना? अच्छा, रूट्स का कुछ लोग पूछ रहे हैं कि ऐड और डिवाइड क्यों किया हो। ठीक है, एक रूट हमारे पास 3 - ½ पे इधर है और एक रूट 3 पे, राइट। मतलब फंक्शन जो है वो ऐसा कुछ है, वो इधर से ऐसे आता है और फिर इधर से। बट पैराबोलास जो होते हैं ना, दे आर वेरी सिमेट्रिक। So what that means is they have this line of symmetry in the middle. You can also show that there is a line of symmetry because वो square कर रहा है चीजों को। अच्छा, तो अब उसमें ये है कि जो turning point होगा will be right in the middle of these two. तो अगर आपके पास ये एक नंबर है और ये एक नंबर है, आपने का बीच वाला नंबर ढूंढना है। That's why I'm essentially doing averaging these two to get the middle number. I hope that's clear now. ये क्यों किया? हाँ, the other way is also there, वो थोड़ा सा लंबा है, उसको हम ये कर लेते हैं कि अगर एंड पे टाइम रह गया तो हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर करके कर लेंगे। करना बस हमने ये होगा उसमें कि वी हैव टू ऐड सम, किसी तरह इसको ना, क्योंकि जब आप स्क्वायर लिखते हैं किसी चीज़ का, जैसे ये लिखा हुआ है, दैट मीन्स यू हैव टू गेट a, यू हैव टू गेट अंदर वाली सारी चीज़ें, x² - 2xh एंड यू हैव टू गेट h² + k। तो आपके पास ये एक्सप्रेशन है जो आप चाहते हैं, लेकिन आपके पास जो गिवन एक्सप्रेशन है वो ये है। यू जस्ट हैव टू मैच टर्म्स एंड ऐड एंड सबट्रैक्ट थिंग्स सच दैट कि ये चीज़ की शक्ल इस तरह लगनी शुरू हो जाए। और अगर एंड पे आप मुझे याद करा दीजिएगा, अगर एंड पे टाइम हुआ तो हम उस मेथड से भी कर लेंगे। ठीक है, और आई होप इस मेथड में और कोई कंफ्यूजन नहीं है। हाँ, इक्वेशन कैसे बनाते हैं, अगेन जस्ट बाय एडिंग एंड सबट्रैक्टिंग थिंग्स इसके अंदर। वो एट द एंड 5 मिनट में मैं कोशिश करूंगा कि मुझे भी याद रह जाए, बिकॉज अदर थिंग्स टू कवर। अगर ना याद रहा तो आप याद करा दीजिएगा, तो हम कर लेंगे। ठीक है, अगर उसके अलावा कोई कंफ्यूजन नहीं है तो मैक्स हाइट के साथ, यस वी डिड फाइंड, ये जो y है वो मैक्स हाइट है और ये जो x आ रहा है दैट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, क्योंकि x हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है तो हमने x फाइंड कर लिया, तो दोनों चीजें हो गई। अच्छा, अब आगे देखते हैं। अब ये भी उसी से रिलेटेड प्रॉब्लम है सॉर्ट ऑफ, इसमें भी क्वाड्रेटिक है। तो पढ़ने से बाद, a store manager estimates that if a video game is sold at a price of $P, the store will have weekly revenue in dollars of ये -4p² + 200p, और p जो है वो यहाँ पे प्राइस है। Which of the following equivalent forms of IP shows as constants or coefficients? Constants का मतलब कि जो चीजें p के साथ मल्टीप्लाई हुई हैं, सॉरी constants का मतलब जो खाली ऐड हुई हैं जिसमें कुछ p नहीं है, और coefficients वो चीजें हैं जो p के साथ मल्टीप्लाई हुई हैं। So which of the following equivalent forms of IP shows the maximum possible weekly revenue and the price that results in the maximum revenue? तो ये रेवेन्यू है, एक क्वाड्रेटिक है। हमने बस देखना है कि ये सारे जो ऑप्शंस हैं दे आर इक्विवेलेंट टू, ये ऊपर लिखा हुआ है, बस हमने देखना है कि किस में ये वाली फॉर्म है जो हमने पिछले वाले में देखी थी, a × x - h² + k, which one has ये वाली फॉर्म, जिससे हम ये मैक्सिमम रेवेन्यू
पता कर सकते हैं और देख सकते हैं कौन सी प्राइस पे वो रेवेन्यू आता है। तो कौन सा ऑप्शन लगता है देख के यहाँ पे, ऑप्शन 3 या ऑप्शन जी, ऑप्शन डी गालिबन ठीक लग रहा है ना। ऑप्शन ए को देख लेते हैं, उसमें तो कुछ उन्होंने चेंज नहीं किया, वो चीज़ लिखी हुई है जिस पे 200p पहले और फिर बाद में वो इधर तो कुछ नई इंफॉर्मेशन नहीं नज़र आ रही। यहाँ पे खाली उन्होंने 2 कॉमन कर लिया, बट इससे भी हमें ये पता नहीं चल रहा कि ये फंक्शन मैक्सिमाइज कब हो रहा होगा। इधर जो है, इधर उन्होंने -4 कॉमन कर लिया, बट अगेन इसकी उस तरह की फॉर्म नहीं है जो हमें चाहिए थी। ये होल स्क्वायर है, तो उस होल स्क्वायर की नज़र आएगा मुझे, तो आई विल बी एबल टू से समथिंग। डी ऑप्शन में हम ये कह सकते हैं कि ठीक है, ये देखिए ये नेगेटिव है, तो जो मैक्सिमम रेवेन्यू होगा वो लास्ट में 2500 होगा, क्योंकि ये चीज़ हमेशा कोई नेगेटिव नंबर पूरा बना के देगी आपको। तो मैक्सिमम 2500 रेवेन्यू है, और कब होगा, जब ये चीज़ 0 होगी, तो जिसका मतलब जब T25 होगा। तो $25 इनकी मतलब आइडियल प्राइस है, और उसका जो रेवेन्यू वो कमा सकते हैं वो 2500। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, अच्छा, क्वाड्रेटिक फंक्शंस आर जस्ट वन टाइप ऑफ फंक्शंस, और तरह के फंक्शन भी होते हैं। तो अभी फंक्शंस का हमें पता है ना, लाइंस से बनती हैं, क्वाड्रेटिक फंक्शन भी हो गए। लेट्स सी कि यहाँ पे दैट आइदर ऑफ दोस या कोई और तरह का फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे है एक टेबल है, above gives the initial number at time t is equal to 0 of bacteria placed in a growth medium and the number of bacteria in the growth medium over 3 hours. ठीक है, तो बैक्टीरिया वो मतलब they are growing, उनकी पॉपुलेशन जो है, which of the following functions models the number of bacteria after t hours. तो इसको देख लेते हैं। अच्छा, पहले ये नोटेशन सबको समझ आ रही है? किसी को ये नोटेशन कंफ्यूजिंग तो नहीं लगती जो इस तरह लिखी होती है? मतलब अगेन 10 क्यूब्ड just means 10 times 10 times 10, that means 1000। ठीक है, और 10 पावर 4 करेंगे तो वो 10,000 बन जाएगा, एंड सो ऑन। ठीक है, तो अच्छा, ये नोटेशन अगर क्लियर है तो पहले लेट्स लुक एट ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सॉर्ट मतलब एक लीनियर ग्रोथ है, उसमें वो बता रहा है कि हर घंटे में 4000 जो है वो इंक्रीमेंट आता है। तो दैट्स ऑब्वियसली इनकरेक्ट। क्यों, देख लेते हैं पहले। तो यहाँ पर ही कि पहले घंटे में जो है, जब 1 घंटा गुजरा था, अब यहाँ पे अगर T0 कर दें फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पर ही वो गलत हो जाता है, बिकॉज T0 पे हमारा आंसर 1000 था, यहाँ पे जो आंसर आ रहा है दैट्स 4000, तो वो तो वैसे ही गलत है। लेकिन लीनियर ग्रोथ में दूसरी चीज़ ये होगी कि कांस्टेंट ग्रोथ होनी चाहिए। यहाँ पे ग्रोथ 3000 की हुई थी, क्योंकि ये 1000 है और ये 4000 है, लेकिन यहाँ से जब यहाँ आए तो हम गए फ्रॉम 4000 to 16000, तो यहाँ पे ग्रोथ ऑब्वियसली 3000 से ज़्यादा है, तो लीनियर ग्रोथ तो कहीं से नहीं हो रही, तो ये ऑप्शन गलत हो। ठीक है, अच्छा, फिर ऑप्शन बी लिखा हुआ है, यहाँ पे भी लीनियर ग्रोथ है। यहाँ पे ये बात उन्होंने ठीक कर दी कि T0 पे हमारा 1000 दे दिया, लेकिन फिर से लीनियर ग्रोथ है, जो हमने अभी देखा कि नहीं है। पहले 3000 की ग्रोथ थी और फिर 3000 से ज़्यादा की ग्रोथ हुई, तो ये भी गलत हो गई। अच्छा, अगले वाले 2 ऑप्शन देखने, और T0 पे तो दोनों ठीक जवाब दे रहे हैं, बिकॉज T0 करेंगे तो ये 1 बन जाएगा, 1000 रह जाएगा बस। लेकिन यहाँ पे 4 की पावर -t है, 4 की पावर -t। अच्छा, नेगेटिव पावर्स वी शुड बी क्लियर, जस्ट मीन 1/4 की पावर t। ठीक है, यहाँ पे लेकिन आप देखें, जब t बड़ा होगा तो ये पूरी चीज़ बड़ी होगी या छोटी होगी? जब टाइम बढ़ेगा, डिनोमिनेटर बड़ा होगा, न्यूमरेटर वही है, तो दिस नंबर एक्चुअली गोज टू 0 जब t बढ़ता है। मतलब जब t इंक्रीज करेगा बहुत ज़्यादा, दिस थिंग विल गो टू 0 बिकॉज ये डिनोमिनेटर बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन हमारी पॉपुलेशंस बड़ी हो रही हैं, छोटी नहीं हो रही हैं एज टाइम गोज आगे। तो यहाँ पे तो इट्स लाइक एक्सपोनेंशियल एक डिके, कि टाइम जब बढ़ रहा है तो पॉपुलेशन कम हो रही है, लेकिन हमारी पॉपुलेशन कम तो नहीं हो रही थी, तो ऑप्शन सी भी गलत हो गया, ऑप्शन डी रह जाता है। ठीक है, तो एक तो हमने एलिमिनेशन से कर लिया इसको, लेकिन यहाँ पे अगर आप इसकी इक्वेशन देखें, दैट शुड रिमाइंड यू ऑफ एक टॉपिक जो हम काफ़ी बार कर चुके हैं, वो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला। डज एनीबडी सी द सिमिलैरिटी? फंक्शन की शेप ड्रॉ करते हैं, फंक्शन की शेप इस तरह की कुछ होगी,
लाइक दैट। ठीक है, हम यहाँ से इंटरेस्टेड हैं उसमें t0 पे, जहाँ पे 1 आंसर हो 1000 आंसर है, और फिर वहाँ से ऐसे एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। ठीक है, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में भी ऐसे ही होता था ना, यू स्टार्ट विद अ सर्टेन नंबर, लेकिन आप परसेंटेज चेंज अगर देखें तो अगर आप परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करो, यहाँ पे पहले 1000 है, यहाँ पे 4000 है, Recording in progress. माइनस करेंगे उनको तो you'll get what 3000 divided by the initial value 1000 तो 3, that means a 300% इंक्रीज आया है यहाँ पे। और अगर आप कैलकुलेशन खुद से करके देख लें तो यहाँ पे भी 300% इंक्रीज आ रहा है, और फिर यहाँ पे फिर से 300% इंक्रीज आ रहा है। तो हमने वो कंपाउंड इंटरेस्ट में भी एग्जैक्टली ऐसे ही होता है कि आपके पास एक इनिशियल अमाउंट आप रखवाते हैं और फिर उसको उसके ऊपर कंपाउंड किया जाता है, जो पिछले साल की अमाउंट होती है उसके ऊपर इंक्रीमेंट मिलता है, और फिर जो पिछले साल की अमाउंट थी उसके ऊपर इंक्रीमेंट मिल रहा है, एंड देन सो ऑन। तो इसका भी जो इक्वेशन आ रही है वो उसी तरह है, जैसे पहले आप प्रिंसिपल आपने 1000 लिखवाया और फिर आपने 1 प्लस वो जो आपका इंटरेस्ट रेट होता था, तो यहाँ पे 300 है, डिवाइडेड बाय 100, और पावर में आपको कितने साल गुजरे, तो यहाँ पे 300 करेंगे तो 300 over 100 is 3, 3 plus 1 is 4, तो इसलिए hence the 4 यहाँ। ठीक है, आई होप ये भी क्लियर है। ये मैंने जो भी बोला है बस उसको मैंने लिख दिया है, पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। तो इसलिए यहाँ पे बस मैंने कैलकुलेशन जो इधर बोली है कि वो कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह है, उसको लिख दिया कि वो कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह ही ग्रो कर रहा है। तो y1 का जो होगा इस y इनिशियल ईयर की क्वांटिटी इनटू 1 प्लस 300 over 100, y2 में y1 का 300% इंक्रीज आ रहा है। तो अगर आप यहाँ पे y1 को रिप्लेस कर देंगे विद दिस थिंग, यू जस्ट गेट दिस एक्सप्रेशन, तो दैट्स एग्जैक्टली ऑप्शन। ठीक है, अच्छा, और इट्स एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन जी। ठीक है, तो यहाँ पे आई थिंक इट्स क्लियर आपके वो इंटरेस्ट वगैरह के साथ कैसे ताल्लुक है उसका। तो अब अगली स्लाइड पे चलते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे वी हैव टू टॉक थोड़ा और अबाउट फंक्शन के कुछ वोकैबुलरी है टू डिस्क्राइब फंक्शंस दैट वी शुड बी अवेयर ऑफ। अब वो क्या वोकैबुलरी है कि फंक्शंस इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कब होते हैं, मतलब किस रेंज में होते हैं। तो हम उसको करने के लिए लेट्स से कोई जैसे यू कैन ड्रॉ पैराबोला ही, जैसे हम पैराबोला भी डिस्कस कर रहे थे तो उसी को ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज दिस इज अ पैराबोला, ये यहाँ पे, ठीक है, ये इसका टर्निंग पॉइंट है। लेट्स से यहाँ पे हमारी एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो ये कोई ए है। तो ये फंक्शन अगर मैं आपसे पूछूं ये सवाल कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग किस रेंज में, किस इंटरवल में है, मैंने व्हेन इज दिस फंक्शन इंक्रीजिंग, तो उसका जो मतलब नॉर्मल मायने है वही मायने मैं पूछ रहा हूँ कि इंक्रीजिंग का मतलब कि बढ़ कब रहा है फंक्शन। तो ये जो ए के बाद फॉर ऑल वैल्यूज ग्रेटर देन ए फंक्शन जो है वो बढ़ रहा है, एज एन कि जब आप एक्स में आगे जा रहे हो तो आपकी जो वाई वैल्यूज हैं वो भी ऊपर जा रही हैं। देन यू कॉल द फंक्शन इन दिस रीजन द फंक्शन इज इंक्रीजिंग। डिक्रीजिंग का मतलब कि जब जैसे यहाँ पे हो रहा है ए से पहले कि जब आपका एक्स बढ़ रहा है, आप राइट पे जा रहे हो, आपका एक्स बढ़ रहा है, लेकिन आपकी जो वाई वैल्यूज हैं वो छोटी होती जा रही हैं, देन द फंक्शन इज कॉल्ड डिक्रीजिंग। आई होप इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। हाँ, डेरिवेटिव टेस्ट भी यूज किए जा सकते हैं, आपकी बात ठीक है जिन्होंने ये कहा कि डेरिवेटिव टेल्स यू द स्लोप। तो अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है उसकी स्लोप पॉजिटिव होगी और फंक्शन डिक्रीजिंग है तो स्लोप नेगेटिव होगी, वो भी ठीक है, लेकिन आप देख के भी उसको बता सकते हैं अगर फंक्शन के आपके पास, बिकॉज़ आई डोंट थिंक डेरिवेटिव्स आपके इस टेस्ट में होते हैं। इवन एंड ऑड फंक्शन, अच्छा वो क्या होते हैं, ये भी हमने किए थे, किसी को याद है क्या होते हैं इवन एंड ऑड फंक्शन? व्हाट्स द मेन डिफरेंस बिटवीन देम? तो ये चैट में डेरिवेटिव्स अभी आपको नहीं भी पता डेरिवेटिव्स क्या है तो कोई मसला नहीं है, वो किसी ने चैट में लिखा था इसलिए मैंने बोल दिया। अभी बस आपको ये टर्म्स पता है तो ठीक है। सिमेट्री, ओके, एफ ऑफ एक्स एफ माइनस एक्स, ये इसी तरह का कुछ है, सिमेट्री से भी ताल्लुक है इसका, तो वो भी नॉट इंटायरली रॉन्ग। इवन फंक्शंस वो होते हैं कि जिसमें एफ ऑफ एक्स is the same as f of minus x। ठीक है, तो अगर आप इनपुट की साइन बदल भी दें तो द फंक्शन डजंट रियली केयर, वो x को और माइनस x को बिल्कुल सेम तरह ट्रीट करता है।
उसका एक एग्जांपल है जैसे एक्स स्क्वायर में आप 2 डालें या -2 डालें, आउटपुट वही आती है. That's an even function. An odd function is one that behaves differently. Obviously नाम पर क्या उसका, लेकिन differently in the sense कि अगर उसमें आप यहाँ पे साइन चेंज कर देते हैं इनपुट का, तो आउटपुट का साइन भी बदल जाता है. तो अगर आपने 3 इनपुट किया तो आंसर 10 आ रहा है, -3 इनपुट किया तो आंसर -10 आ रहा है. इसका एग्जांपल जैसे है एक्स क्यूब में आप 2 प्लग इन करोगे तो 8 आता है, -2 प्लग इन करोगे तो -8 आता है. दैट्स एन ऑड फंक्शन. अच्छा, क्या खाली ये 2 टाइप्स ऑफ फंक्शंस ही होते हैं? कोई और तरह के फंक्शन हो सकते हैं जो ना तो इवन हो ना ऑड हो? अच्छा, मैं रिपीट अभी कर देता हूँ. अच्छा, यस ऑब्वियसली हो सकते हैं, है ना, बिकॉज ऐसे मैं कोई फंक्शन यहाँ पे बना दूँ, सो लेट्स से that doesn't do either of this, like उसका let's say कि यहाँ पे ये 10 है, ये -10 है, और यहाँ पे let's say ये है, और यहाँ पे ये इस तरह की लाइन को जा रही है. ठीक है, तो यहाँ पे उसका आंसर जो हो गया वो 0 हो गया. तो दिस लाइन इज एन एग्जांपल ऑफ अ फंक्शन दैट इज नाइदर इवन नॉर ऑड. ठीक है, आई मीन these are terms we can use to describe some functions but not all functions. Increasing decreasing गालिबन हम यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो this function is always increasing जितना नजर आ रहा है. जो कोई कह रहा था कि रिपीट कर दें, इंक्रीजिंग का मतलब बस ये है कि वो हम ये पूछ रहे होते हैं कि किस इंटरवल में ये फंक्शन बढ़ रहा है. मतलब कि जब x की कौन से वो रीजन ऐसा है जहाँ पे जब x की वैल्यू बढ़ रही है तो फंक्शन की वैल्यू भी, आउटपुट भी बढ़ रही है. जैसे ये फंक्शन देखें तो इसका आउटपुट यहाँ पर आ रहा होगा और इनपुट यहाँ पर है. तो जैसे x बढ़ रहा है, आपकी फंक्शन के आउटपुट भी बढ़ रहा है, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है. अब सपोज वो आगे जाके कुछ ऐसे करना शुरू कर देता है तो फिर वो डिक्रीजिंग फंक्शन बन गया इस इंटरवल में, क्योंकि यहाँ पे जब x की वैल्यू बढ़ रही थी y की वैल्यू लेकिन कम हो रही है. बस इतना मतलब था. ठीक है, let me just erase this all now और फिर हम आगे चलते हैं. ठीक है. अच्छा, एक हमने और चीज भी जो की थी विद फंक्शंस वाज शिफ्टिंग देम. मतलब कि अगर हमें एक फंक्शन का ग्राफ वगैरह कोई पता है, कैन वी गेट टू द ग्राफ ऑफ सम रिलेटेड फंक्शन? ये याद है किसी को हमने कैसे क्या करते थे? Which function is neither either nor odd? बहुत तरह के फंक्शंस होते हैं which are neither even nor odd. किसी ने चैट में पूछा था. तो मतलब जैसे एक लाइन है, वो जैसे लाइन मैंने ड्रॉ की थी, उसमें -10 पे आंसर लेट्स से -3 आ रहा था और 10 पे आंसर 0 आ रहा था. तो वो लाइन जो बनाई है वो उसमें इनपुट का साइन चेंज किया है, लेकिन आउटपुट के साइन में कोई रिलेशन नहीं है. एक जगह पे -2 आंसर था, एक जगह पे 0 है, बिल्कुल ही फर्क है. तो ऐसे फंक्शंस हैं नाइदर इंक्रीजिंग नाइदर इवन नॉर ऑड. अच्छा, अब हम ये ट्रांसफॉर्मेशंस वाला कर रहे थे, तो ट्रांसलेशन कैसे करते हैं? इसके लिए मे बी इट्स बेटर टू अच्छा, सब कुछ स्क्रीन नजर आ रही है आई होप अभी भी with this sort of a xy axis drawn on the screen. उसमें हम एक फंक्शन को ले लेते हैं just we want to study the function. Let's say parabolas की हम बात कर रहे हैं throughout, so we can just use that. ठीक है. अच्छा, अब ये फंक्शन है y is equal to x square. अच्छा, अब what I'm going to do is let's see what happens कि अगर इसमें हम कुछ ऐड कर दें प्लस a. ठीक है, होना क्या चाहिए? what do we think will happen? मतलब जो आउटपुट है, अगेन फंक्शंस ग्राफ कैसे होते हैं, ये आपका इस एक्सिस पे इनपुट होता है, इस एक्सिस पे आउटपुट. तो जो भी पॉइंट आपको ग्राफ पे नजर आ रहा है, जैसे यहाँ पे ये आपको पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, इनका मतलब बस ये है कि जब आपने यहाँ पे 2 इनपुट किया था, इधर 2 इनपुट किया है तो 4 आउटपुट आ रहा है. दैट्स हाउ यू ड्रॉ अ फंक्शन. इधर 2 इनपुट किया, 2 का स्क्वायर किया,
आंसर 4 था तो y पे 4 पॉइंट करना है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर नहीं आंसर, एक्स स्क्वायर प्लस ए आंसर है, तो ग्राफ कैसा होगा, क्या होना चाहिए ग्राफ को? Will it shift up and down? Will it shift left and right? Shift the unit in y-axis, move upwards or downwards, है ना, क्योंकि a depending on a being positive or negative. तो यहाँ पर a 0 है, that's the where we started. अब मैं a को बढ़ा रहा हूँ. What's happening is कि जैसे यहाँ, अब let's say मैं इधर रुक जाता हूँ, तो पहले 0 पे आंसर 0 था, अब 0 पे लेकिन आंसर 0 नहीं है, वो उसमें कुछ चीज ऐड हो गई है, तो हर जगह जो भी आंसर आ रहा था अब वो नहीं है, इट्स 2 पॉइंट्स अप, क्योंकि +2 कर रहा हूँ, तो 2 पे आंसर पहले 4 था जैसे हमने देखा था, लेकिन अब 6 पे प्लॉट करना है, तो द होल ग्राफ जस्ट मूव्स अपवर्ड्स बाय 2 यूनिट्स। सिमिलरली अगर आप उसको माइनस करना शुरू कर देंगे तो फिर वो नीचे जाना शुरू कर देगा, जितना हर पॉइंट पे वही होगा कि आंसर जो आना था वो नहीं आएगा, इट विल बी चेंज्ड बाय दिस अमाउंट। ठीक है, तो अगर फंक्शन में आप कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करें इस तरह, all that does it moves the function up and down. So this is one type of change. Let's bring some other type of इसको भी 0 पे ले जाते हैं वापस, और let's try to do y is equal to, अब मैं क्या कह रहा हूँ कि पहले मैंने खाली फंक्शन को कुछ नहीं किया था, x वाली चीज को मैंने बस उसमें जाके कुछ ऐड कर दिया, बट एज अपोज टू दैट अब मैं ये अगर कर दूं x प्लस a, तो अब मैं x प्लस a का स्क्वायर देखने लगा हूं, तो अभी तो क्योंकि a 0 है तो बस x स्क्वायर प्लॉट हुआ हुआ, यहाँ पे क्या होना चाहिए व्हेन आई ऐड और सबट्रैक्ट समथिंग, should it move up and down, left or right, क्या होगा? एक्सपोनेंशियल इंक्रीज क्यों होगा? both up and down, left and right, left or right, yes it will be left or right. Let's try to see what happens. यहाँ पे मैंने अब let's say a को 2 कर देते हैं, the function starts moving to the left. मैं ये वाला जरा मिटा देता हूँ, ये शुरू में था फंक्शन और अब यहाँ पे हम पहुंच गए, तो फंक्शन यहाँ से इधर आ गया, ये ब्लू वाला हमने देखना है, ये 0 है वापस चला गया अपनी जगह पे, और अब मैं जब कुछ ऐड कर रहा हूँ उसके अंदर, तो फंक्शन स्टार्ट्स मूविंग टू द लेफ्ट। ठीक है, अब वो मूव क्यों कर रहा है टू द लेफ्ट? कैन एनीबॉडी गिव थोड़ी सी वजाहत इसकी कि इसको लेफ्ट पे क्यों मूव करना चाहिए था? आगे सबट्रैक्ट करेंगे, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, वो राइट पे जाएगा, लेकिन क्यों हो रहा है ऐसा? तो थोड़ी बहुत कैन वी गेट सम सेंस ऑफ व्हाई दिस माइट बी हैपनिंग? उसका एक तरीका सोचने का इस तरह है कि आप जो ये आउटपुट है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आउटपुट आ रही है 0, ठीक है, यहाँ पे ये y कोऑर्डिनेट देखें तो आउटपुट 0 है, आउटपुट 0 बनाने के लिए ये जो ये पूरी चीज है ना, इसको 0 होना है, जिसका जो फंक्शन के अंदर यहाँ है, ये पूरी चीज को 0 होना है। अब यहाँ जो पूरी चीज है वो x प्लस a है, तो x प्लस a जब 0 होगा तो फिर y 0 होगा, राइट? पहले जब x 0 था तो y 0 हो रहा था, अब ये पूरी चीज जब 0 होगी तो फिर y 0 होगा, लेकिन इस पूरी चीज को 0 करने के लिए x हैज टू बी माइनस a, तो जो चीज पहले a पे हो रही थी, जो चीज पहले 0 पे हो रही थी, अब वो माइनस a पे होगी, क्योंकि माइनस a जब a में ऐड करेगा तो 0 देगा, और फिर वही सारा बिहेवियर वापस आ जाएगा जो पहले था। Does that make sense? Similarly, उसी तरह अगर मैं कुछ माइनस कर दूं तो फंक्शन राइट पे चला जाता है, क्योंकि अब यहाँ पे इस पूरी चीज को 0 करने के लिए x हैज टू बी +2, ताकि वो -2 के साथ जब ऐड हो 0 बने, और फिर वो 0 वाला बिहेवियर वापस नजर आएगा। आई होप दैट्स क्लियर। जब हम ब्रैकेट में x के वजह ऐड करें तो बेसिकली x की, यस जी आपकी बात भी ठीक है, ठीक है। तो अब अभी दोनों चीज़ों का मिक्स करके देख लेते हैं, हमने दोनों को अलग अलग तो देख लिया, तो अब लेट्स ये वाला भी मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है। तो हम कहते हैं कि y इज इक्वल टू, इसमें कुछ ऐड भी कर देते हैं यहाँ पे, और फिर हम उसके बाद कुछ जो है वो, तो इसको भी 0 पे लेते हैं, ठीक है, इसको भी 0। अभी हमारा ये जो दोनों फंक्शंस बिल्कुल सामने खड़े हुए हैं, रेड वाला y इज इक्वल टू x स्क्वायर था, पर्पल वाला उसके ऊपर ये ऐड करके,
अभी वो रेड वाला नजर नहीं आ रहा बिकॉज इट्स द सेम एज द पर्पल वन. तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू अब इज ए में कुछ ऐड करें. अब ए में कुछ ऐड करेंगे तो हमें पता है क्या होना था कि द फंक्शन इज गोना मूव टू द लेफ्ट. तो ए में कुछ ऐड करना था, ए को बढ़ाना, तो फंक्शन लेफ्ट पे मूव करना शुरू कर रहा है और फिर बी का चेंज कर रहे हैं तो फंक्शन ऊपर नीचे जा रहा है. जितना हमने ऐड किया तो दोनों इफेक्ट इंडिपेंडेंटली होते हैं, मतलब उसको बना दें. तो पहले आप ये देखें कि एक्स को क्या किया था. मतलब एक्स में एक्स के अंदर फिर प्लस में अच्छा मैंने बना लिया फंक्शन एट द एंड. तो अब वी कैन गो ऑन टू एन एग्जाम्पल हियर. क्योंकि बात ना समझ आए तो अभी होपफुली एग्जाम्पल हम कर रहे हैं उसमें क्लियर हो जाएगी. अगर वहां पे भी नहीं होती तो देन वी कैन लुक एट रिपीटिंग इट. ठीक है, तो ये क्वेश्चन है हमारे सामने. एनी आइडियाज कि इसको कैसे करेंगे. ये क्वाड्रेटिक नहीं है बट द सेम सॉर्ट ऑफ सेंस जो हमने वहां पे अप्लाई की थी अप्लाइज हियर. तो एनी आइडियाज इसको कैसे करें. ये जो जी वाला फंक्शन है यहाँ पे, ये वाला जो फंक्शन है इसकी इक्वेशन उन्होंने हमें दी भी है, लेकिन हमें चाहिए ये वाला फंक्शन जो ये नीचे पर्पल में बना हुआ है. वो कह रहे हैं कि इसकी इक्वेशन फिर कैसे लिखेंगे. अगर इसकी इक्वेशन आपको पता है, इसकी इक्वेशन कैसे लिखेंगे जो नीचे फंक्शन है. एनी आइडियाज. कौन सा पार्ट समझ नहीं आया वो भी बता दें ताकि फिर हम स्पेसिफिकली उस पार्ट को रिपीट कर लें, या ये एग्जांपल देखने से उससे क्लियर हो जाए. अगर नहीं होता तो फिर रिपीट कर लेंगे. अच्छा, तो पहले हमने ये देखना है कि फंक्शन शिफ्ट किस तरह कर रहा है. ये हमारा पहले ये है. लेट्स पहले हम ये वाले शिफ्ट्स कर लेते हैं जो हॉरिजॉन्टली हो रहे हैं. तो यहाँ पे या वर्टिकल वाले भी देखे जा सकते हैं. एनीवे दैट्स कन्वीनियंट टू यू. मतलब ये फंक्शन क्लियरली, ये जो फंक्शन यहाँ है इसको किसी तरह हमने पहले नीचे लेके जाना है और फिर राइट पे मूव करना है, या इसको पहले राइट पे मूव कर लें यहाँ तक ताकि इसका ये वाला पॉइंट इधर आ जाए और फिर उसको वर्टिकली मूव कर लें नीचे. मतलब दैट्स हाउ यू गो फ्रॉम दिस ब्लू फंक्शन टू दिस पर्पल फंक्शन. डज दैट मेक सेंस कि ये ब्लू फंक्शन को पर्पल पे लेके जाना है. उसको करने के लिए इस ब्लू वाले फंक्शन को किसी तरह थोड़ा सा राइट पे नज करना है बाय डूइंग समथिंग यहाँ पे, एंड देन उसको थोड़ा नीचे लेके जाना है ताकि वो इधर मैप कर जाए. तो कितने पॉइंट्स टू द राइट मूव कराना है. 1 2 3 4 पॉइंट्स टू द राइट मूव करना है. तो अगर 4 पॉइंट्स टू द राइट मूव करना है तो x में से 4 माइनस करेंगे, राइट. क्योंकि x में कुछ ऐड करते हैं तो लेफ्ट पे शिफ्ट होता है, x में कुछ माइनस करेंगे तो राइट पे शिफ्ट होगा. तो यहाँ पे जहाँ पे x आ रहा है उसकी जगह हम लिख देंगे x -4. तो द फंक्शन मूव्स 4 स्टेप्स टू द राइट. उससे ये होगा कि हमारा फंक्शन यहाँ से इधर आ जाएगा, लेकिन फिर हमें उसको 1 2 3 स्टेप्स नीचे भी लेके जाना है. उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए पूरे फंक्शन को एज इट इज रख देंगे बस जो है बाकी. लेकिन फिर हमें क्योंकि इसको 3 स्टेप नीचे लेके जाना है तो फिर -3 भी करना पड़ेगा ताकि से वो 3 स्टेप नीचे चला जाए. पूरे फंक्शन से हमने -3 कर दिया. तो एट द एंड वी आर लेफ्ट विद 2, फिर ये स्क्वायर रूट और फिर आगे क्या आ जाएगा x +3. ठीक है, और बाहर जो है वो -2 रह जाएगा. दैट्स द इक्वेशन ऑफ द अदर फंक्शन. कोई कंफ्यूजन अब है किसी को? कोई पार्ट में रिपीट कर दूं. एंड 7/3 समझ नहीं आया जिन्होंने चैट में लिखा है.
ठीक है, कोई कंफ्यूजन अगर किसी की रहती है तो बता दें, आई कैन क्लियर इट। एनी अदर मेथड? अभी तो मेरे दिमाग में कोई और मेथड वैसे इसको नहीं नजर आ रहा करने का, अदर देन शिफ्टिंग द फंक्शन अराउंड बाय लुकिंग एट उसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल शिफ्ट्स क्या है। आई एम नॉट श्योर कोई और तरीका इसको करने का क्या होगा। एंड देन दिस x-3 क्यों किया? अच्छा, एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर रहे थे कि एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन फिर से कर लेते हैं। हमारे पास एक फंक्शन है g ऑफ x, ठीक है। हम करना ये चाह रहे हैं कि g ऑफ x को पहले इतने 1 2 3 4 स्टेप्स टू द राइट मूव करना है। जब आपने 4 स्टेप्स टू द राइट फंक्शन को मूव कराना है, राइट लेफ्ट वाला वो x को चेंज करके होता है, जैसे हमने पीछे देखा था। तो राइट पे 4 स्टेप्स मूव करने के लिए वी डू x-4, x की जगह x-4, जहाँ भी x आ रहा है वहाँ पे x-4 कर देंगे। दैट्स जस्ट लाइक द एग्जांपल वी डिड। अभी पीछे वाली इसमें, राइट? ओके, हैव टू इरेज दिस ऑल। एक मिनट में साफ कर दूं थोड़ा सा, ठीक है। तो ये जब आपने ये वाला खाली किया था, अगर आप -4 कर देंगे तो फंक्शन 4 स्टेप टू द राइट चला जाएगा। वो रेड वाला फंक्शन ओरिजिनल था, वो 4 स्टेप टू द राइट चला जाता है अगर आप जहाँ पे x आ रहा है वहाँ पे x-4 कर दें। तो पहले मैंने वो किया ताकि ये फंक्शन हमारा शिफ्ट कर जाए 4 स्टेप टू द राइट, और फिर नीचे लेके जाना था उसको 3 स्टेप। वो करने के लिए फिर मैंने कहा कि ठीक है, इस पूरे फंक्शन में अगर हम -3 कर देंगे तो पूरा फंक्शन जैसे जो पहले यहाँ पे था वो अब नीचे चला जाएगा 3 स्टेप, ठीक है। तो पहले ये था और फिर उसके बाद हमने इसको -3 किया था, पूरे फंक्शन में से 3 माइनस किया था। फिर बस किया ये कि वो जो g की फॉर्म उन्होंने दी हुई है वो लिखी और वहां से हमारे पास फंक्शन की एक्सप्रेशन आ गई थी। आई होप दैट्स क्लियर अब। यस, कोई अगर क्वेश्चंस हैं किसी के, अगर अभी भी समझ नहीं आया तो एंड पे वी कैन रिपीट। स्क्वायर रूट के नीचे x+3 कैसे आया? वो बिकॉज x की जगह हमने लिखा x-4 और x-4 + 7 से आपके पास x+3 आया था, ठीक है। If f of x is given in g of x फाइंड करना हो तो फिर उल्टा कर लेंगे, इस फंक्शन को आप 4 स्टेप टू द लेफ्ट मूव करेंगे और फिर 3 स्टेप ऊपर। तो बस साइंस फर्क हो जाएंगे चीज़ों के, जो हमने ऐड सब्ट्रैक्ट किए थे, उसके अलावा तो कोई फर्क नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब हम फिर आगे चलते हैं। ये हो गया। अच्छा, अभी तक हमने इक्वेशंस वगैरह के साथ डील कर रहे हैं, वी हैव इक्वल्स टू साइंस, लेकिन इनइक्वालिटीज का भी हमें थोड़ा बहुत कुछ पता होना चाहिए। तो इनइक्वालिटीज में द इम्पोर्टेंट थिंग टू रिमेंबर इज कि जब इक्वल टू साइन से थोड़ी सी चीज फर्क होती है। बिकॉज जब आप ये कहते हो कि a इज इक्वल टू b, दैट ऑल्सो मीन्स कि 1/a इज इक्वल टू 1/b, अज्यूमिंग कि ये a और b में से कोई जीरो नहीं था, बिकॉज देन इट्स अ प्रॉब्लम। लेकिन जब इनइक्वालिटीज में हम काम कर रहे होते हैं, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ a इज लेस देन b, that implies कि 1/a has to be bigger than 1/b। इसका सिंपल वजाहत यही है कि अगर let's say a 2 है और b 4 है, लेकिन जब आप 1/2 करोगे और 1/4 करोगे, बिकॉज इसका डिनोमिनेटर छोटा है, ये चीज बड़ी होगी 1/4 से। यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट कि ये साइन बीच में फ्लिप कर गया, बीच में उधर चला गया। और जब आप माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे a इज इक्वल टू b है, तो इसका मतलब माइनस है इज ऑल्सो इक्वल टू -b, बिकॉज यू कैन मल्टीप्लाई बोथ साइड्स विद अ -1। लेकिन जब इनइक्वालिटीज है तो ऐसा नहीं है, फिर से वो 2 इज लेस देन 4, लेकिन जब आप माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया तो -2 हैज टू बी ग्रेटर देन -4, बिकॉज दिस इज लेस नेगेटिव, यू नो, इट्स मोर पॉजिटिव देन दैट वन, तो इसलिए दिस इज ग्रेटर। यहाँ पे भी साइन चेंज हो जाता है। अदर देन दैट द रेस्ट ऑफ द अलजेब्रा इज वेरी सिमिलर, बस इन दो चीजों का हमने ख्याल रखना है। So we can do some problems involving this. ठीक है, तो let's see some problems. तो 2 क्वेश्चंस हैं स्क्रीन पे,
तो पहले ऊपर वाला कर लेते हैं। ओ अच्छा, रेज्ड हैंड्स का आई थिंक आप लोग उनके चैट पे सवाल पूछ सकते हैं, उस पे पूछ लें। ठीक है, अच्छा इफ 2 more than m is in a negative, अच्छा ये वाला वर्ड प्रॉब्लम ट्राई कर लें। ओके, if 2 more than m is a negative integer and 5 more than m is a positive integer, find all the possible values of m। कैसे करेंगे ये? एनी आइडियाज इसका आंसर क्या होंगे? ये ऊपर वाला क्वेश्चन पहले हम ट्राई कर रहे हैं, इधर लिखा हुआ add both equations, add क्यों करेंगे उनको? देखते हैं, we can just convert what's written यहाँ पे into an expression. If 2 more than m is a negative integer, that means कि m plus 2, so I should probably written form इसका। तो m, ये पहले मैंने बस ये किया कि m plus 2 is less than 0 क्योंकि उन्होंने कहा था, और दूसरा ये कहा कि m plus 5 is greater than 0 because 5 more than m is a positive integer। तो पहली वाली एक्सप्रेशन को मैंने -2 किया दोनों तरफ, तो ये आ गया, फिर यहाँ पे -5 किया दोनों तरफ, तो ये आ गया। तो m is a number smaller than -2 but bigger than -5, so bigger than -5 smaller than -2। लेकिन इंटीजर्स पिक करने हैं, इंटीजर्स मीन ये जो नेगेटिव होल नंबर्स, 0 एंड पॉजिटिव होल नंबर्स। तो -5 और 2 के दरमियान -4 आता है और -3 आता है एज पॉजिटिव इंटीजर्स, क्योंकि ये -5 से बड़ा है, -5 के इक्वल नहीं हो सकता, और -2 से छोटा है, -2 के इक्वल नहीं हो सकता। दिस वाज अ सिंपल प्रॉब्लम। अब इनइक्वालिटीज की एक और प्रॉब्लम यहाँ नीचे है। एनी आइडिया इसमें क्या करें? उन्होंने हमें n की रेंज बताई हुई है, p की भी रेंज बताई हुई है। We're supposed to find the range for n over p. -3.5 is coming after evaluating m plus 2, लेकिन हम ऐड क्यों कह रहे हैं उनको, जिन्होंने चैट में ये लिखा है -3.5? Recording in progress. This I don't see the point of add, why we would add them। अच्छा इधर क्या कर रहे हैं? इधर मतलब समथिंग दैट यू माइट डू ऑटोमेटिकली, जो गलत होगा वो भी इस तरह के, अच्छा ठीक है यहाँ पे 2 लेफ्ट पे है, यहाँ पे 9 लेफ्ट पे है, तो 2/9 सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू हो जाएगी, और यहाँ पे 12 राइट पे है, और यहाँ पे 10 राइट पे है, तो 12/10 सबसे बड़ी वैल्यू हो जाएगी। बट दिस अप्रोच डजंट वर्क बिकॉज ये एक फ्रैक्शन है, राइट? एक फ्रैक्शन जैसे n over p है, दैट विल बी द बिगेस्ट व्हेन ये वाला न्यूमरेटर सबसे बड़ा हो लेकिन डिनोमिनेटर सबसे छोटा हो। तो सबसे बड़ी वैल्यू बनाने के लिए, हाँ, आपको n की सबसे बड़ी वैल्यू पिक करनी चाहिए थी 12, लेकिन ये जो p है डिनोमिनेटर, उसकी सबसे छोटी वैल्यू, ठीक है, तो ये उसकी लार्जेस्ट वैल्यू होगी। सिमिलरली जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी उसके लिए आपको न्यूमरेटर सबसे छोटा पिक करना चाहिए था, जो हमने ठीक किया, हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सबसे बड़ा पिक करना चाहिए था 10। So that is your range. So you just have to be a bit careful when dealing with इस तरह की चीजें, fractions जब हैं, because उसमें आप सिंपली ये नहीं कर सकते कि इसके दोनों लेफ्ट वालों को डिवाइड कर दें फिर इसके दोनों राइट वालों को डिवाइड कर दें। तो न्यूमरेटर के लिए तो ठीक चल गया था, लेकिन डिनोमिनेटर में हिसाब उल्टा होगा, because when the denominator is big, the whole fraction is smaller. I hope that's clear. इसके एक बार सोल्यूशन भी देख लेते हैं, and then we can move on to the next. ठीक है, तो जैसे हम कह रहे थे वो, you just have to consider what's the largest value you can make and what's the smallest value you can make. ठीक है, नॉट क्लियर, क्या बात नहीं क्लियर थी अब बता दो, तो फिर हम उसको देख सकते हैं। मुझे मैंने वजाहत लिख दी है। लेकिन अगर
कोई अभी भी कोई चीज नहीं बता क्या 3 times x equal to 3x plus bigger than, bigger का मतलब ऊपर जाएंगे फिर आप, because you want this region then. So that's this shading. actually ये गलत हो गया, लाइन के ऊपर शेड करना है, you look above the line कि यहाँ पे जो ठीक है इस लाइन के ऊपर y is equal to 3x plus 1, इस लाइन की जब ऊपर जाएंगे, ऊपर क्यों, because ये y की वैल्यूज ऊपर की तरफ बढ़ती हैं, then y will be greater than 3x plus 1. सिमिलरली अगर लेस देन होता तो नीचे वाला एरिया शेड करते. तो that's how shading is done. अब आगे कुछ क्वेश्चंस हैं, I'll show those questions to you. आप उनको देख लें क्योंकि आई थिंक आपकी इंग्लिश की क्लास फिर है इसके बाद. तो वो क्वेश्चन फिर हम ये करेंगे कि अगली दफा बिफोर स्टार्टिंग आई जस्ट गो ओवर दोस क्वेश्चन. ठीक है, आप उतनी देर तक यू कैन ट्राई देम योरसेल्फ. तो एक ये क्वेश्चन है, ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इन सिस्टम्स ऑफ इनइक्वालिटीज कुड बी ग्राफ्ड in the xy plane above. तो दो इन्होंने inequalities plot की हुई हैं, you have to pick which one is being plotted. ठीक है, it's not difficult given what we just discussed. उसके अलावा फिर आपके पास एक ये है, इसका मैंने आंसर भी लिख दिया नीचे, you can take a pic. इसका आंसर भी नीचे है, you get the correct answer, that's good. Test point for shading, yes you can take a test point for shading also. आप उस तरह अगर आपको बेहतर लगता है वही कर लें, it's the same. तो उसका तरीका करने का नहीं बदलेगा. इस क्वेश्चन को करने के लिए जस्ट कीप हमारा वही वाला इस पॉपुलेशन ग्रोथ वाला जो हमने बैक्टीरिया वाला क्वेश्चन आज किया था, या कंपाउंड इंटरेस्ट वाला आइडिया इन माइंड. ठीक है, बिकॉज देयर इज अ परसेंटेज इंक्रीज. जो पिछले साल की पॉपुलेशन होती है उसमें हमेशा परसेंटेज इंक्रीज होती है. और फाइनली दिस इज द लास्ट प्रॉब्लम. ठीक है, ये भी सिंपल फंक्शंस मूविंग अराउंड थिंग्स इन फंक्शंस. So I've written the answer again. फिर अगली बार before starting we can discuss if there are any problems in solving these questions. ठीक है. I think I should stop अब आपके वो because you have your English class next.